ऑन कर लिया करो। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, जो 4n है ना, तो उसका हैप्लॉइड होगा 2n, सो 2n इज आल्सो हैप्लॉइड, बट व्हेन 2n is also haploid but of the tetraploid. For example, if I will write the 5n, तो बेटा 5n का मियोसिस नहीं हो सकता, बट बेटा 6n का मियोसिस हो सकता है क्या, रिडक्शन डिवीजन? यस, इससे क्या बनेगा, 3n. So now 3n is haploid or yes? Yes, 3n is haploid. What is 3n? 3n is the haploid of the 6n. 3n is the haploid of the 6n. Same way, I will move on 7n. हेप्टैप्लॉइड, उसका कुछ नहीं हो सकता, बट इट इज ऑक्टैप्लॉइड. ऑक्टैप्लॉइड है तो डेफिनेटली बेटा राइट ना, तो 4n becomes the haploid. I think you are clear. So what is haploid? ठीक है, haploid क्या होगा, हाफ ploidy of a given parental cell. ठीक है, तो जो भी पेरेंटल सेल दिए गए हैं उसका जो भी प्लॉइडी नंबर है उसको मैं हैप्लॉइड कहता हूँ. सर फिर हम लोग ये क्या है, हम लोग जो है ना टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, जब भी एन लिखा होता है हैप्लॉइड लिखा होता है, तो बिल्कुल सही है. देखो, दुनिया में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं या ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, सब लोग बेटा मैक्सिममली डिप्लॉयड है, तो उनका बेटा बाय डिफॉल्ट हैप्लॉइड हो जाएगा, मोनोप्लॉइड. करेक्ट है कि नहीं? यस अरे सर. क्लियर है, इसीलिए उसको हैप्लॉइड लिखा रहता है. बट अंडरस्टैंड दिस, एन इज ए मोनोप्लॉइड. टू, अब ये सर आपने ये क्वेश्चन क्यों, ये पढ़ाया क्यों? देखो, इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं प्लांट किंगडम में, और जितना भी आप आगे पढ़ोगे, इवन जो पहले पढ़ा होगा प्रोटिस्टा या बाकी जितने भी आप फंगस वगैरह पढ़ोगे, सब में बेटा ये यूज होता है. एवरीवेयर इट इज यूज्ड. राइट नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, इफ ए, सर बोलिए ना बच्चे. प्लॉइड क्या रहता है? प्लॉइड इज अ नंबर ऑफ टाइम्स द एक्स इज रिपीटेड. देखो यहाँ पे दिया गया है, मैंने बताया ना यहाँ पे. ठीक है, देखो प्लॉइडी का मतलब है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द एक्स इन अ सेल. कितनी बार वो एक सेट रिपीट हुआ है, 2 बार, 3 बार. इसलिए सबसे पहले तो मैंने एक्स बताया ना, एक्स इज अ बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ एनी स्पीसीज, जो कि मिनिमम क्रोमोसोम होता है. जैसे कि ह्यूमन सेल में कम से कम अगर हम स्पर्म उसका निकाल लेते हैं या एक सेल ले लेते हैं ह्यूमन का, तो वो तो हैप्लॉइड है, एन है, मतलब उसमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है, दैट इज 23. यस और नो? यस सर. ठीक है, हाँ बोलिए. सर जैसे माइटोसिस में लाइक एक पेरेंट सेल का 2 बार डिवीजन होता है, तो वो डिप्लॉयड हो गया ना? माइटोसिस में ना, हाँ, 2 बार डिवाइड और होना, फिर वो कितनी बार मेयोसिस भी में डिवाइड होना बच्चों. हाँ, टेट्राप्लॉइड हो गया ना रिडक्शन के ना बाद? ना, टेट्राप्लॉइड कैसे हो गया बेटा? एक सिंगल सेल बना, दिस सिंगल सेल इज हैप्लॉइड एन, इसमें एक ही सेट है ना 23. हाउ मेनी, we are not counting the number of cells, we are counting the number of chromosomes in the cell. Okay. Clear? We're not counting the number of cell, it's not a tetrad we are talking about the chromosome numbers. Okay, we are not talking about the number of cells. Yes, everyone is clear? So this is the basic difference between mitosis and meiosis, कि mitosis में equal division होता है, जितने chromosome number parent cell में होंगे उतने ही chromosome number each daughter cell have. अभी इसमें actually each मतलब क्या है, 2 सेल बने, एक और 2. ठीक है ना, ये एक है, ये एक है, 2 सेल्स बने हैं. सेम वे लाइक दिस हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप इसका जवाब दे पाते हो, इफ ए पी प्लांट cell have 28 chromosome. ठीक है, ठीक है. So how many chromosome will be
in its basic chromosome number? Haploid and N. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था और ऑप्शन दिए गए थे बेटा ए। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। उन्होंने ऑप्शन दिया है दिस इज 7 7 7। Second option is what, the 14 7 28. Then the C option is what, the 7 14 7. Okay, and then option D will be the 14 14 7. बोलो आंसर क्या हो सकता है? सी, इसमें कंसेप्ट है दो, एक व्हाट इज मोनोप्लॉइड, दूसरा व्हाट इज हैप्लॉइड, और तीसरा बेटा व्हाट इज बेसिक क्रोमोसोम नंबर। बेसिक क्रोमोसोम नंबर किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिक्स्ड होता है, पर इट इज है ना, ये स्पीसीज स्पेसिफिक है। ठीक है, आप अगर बेटा एक कोई भी ड्रोसोफिला उठा के लाओगे तो उसमें बेटा उसमें 4 ही क्रोमोसोम रहेंगे। आप दुनिया भर का कोई भी ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाओगे तो उसमें 23 ही क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है। पी प्लांट लाओगे तो कितना होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, सो कैन यू टेल द आंसर राइट नाउ? बताओ सर आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी, सर आई एम गेसिंग इट, ऑप्शन बी 14 7। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए हमने लिया है कि आपको मैं जज करना चाहता हूँ, मैं आपको जज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप भी मुझे जज कर रहे हो, सो आई विल जज यू। तो फर्स्ट थिंग इज, देखो बहुत सिंपल पॉइंट है। नॉर्मल मुद्दा ये है बच्चों, नॉर्मल क्या पॉइंट है प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना कि पहला तो है बेसिक क्रोमोसोम नंबर, ये तो हमें पता होना चाहिए। अब मुझे पता है, मैंने पहले लिख दिया, ये देखो यहाँ पे लिखा है पी प्लांट का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो 7 है। यस और नो, करेक्ट है कि नहीं? तो Yes, पहले तो sir. बेसिक क्रोमोसोम नंबर मुझे ना रिस्पेक्टिवली देखना है, तो मेरे लिए ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। उसके बाद ये भी ऑप्शन सही नहीं है, बचा ए और सी। तो मेरा आंसर आ गया बेसिक क्रोमोसोम नंबर। इसकी जो है ना पी प्लांट की एक्स की वैल्यू 7 है, इतना क्रोमोसोम नंबर उसमें होता ही है। ठीक है, दैट इज व्हाट द फिक्स्ड वन। नाउ व्हाट शुड बी द हैप्लॉइड? अब इसके लिए सर हैप्लॉइड को, हाँ बोलो। सर ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर्स याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे? बिल्कुल 100%, देयर इज नो वे। सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली, ठीक है, राइट नाउ ओके, इफ द एक्स इज एट 7, सो बेटा 28 लिखा है, इसका मतलब ये 4n है। समझ रहे हो ना? सी, x इज 7, दैट मींस n इज 7। ठीक है, 2n इज 14, 3n कितना हो जाएगा बेटा? 21। तो 4n शुड बी 28। तो हमें समझ में आ गया कि जो पी प्लांट का सेल हमें दिया गया है वो तो टेट्राप्लॉइड है, मतलब उसका जो हैप्लॉइड बनेगा वो बनेगा 2n। मतलब कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? अगर यहाँ पे 28 है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए बेटा? 14। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये भी ऑप्शन जाता और ये हमारा आंसर है, दिस इज। और देखो मोनोप्लॉइड इज n इज 7, सो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस? बोलो। सर हैप्लॉइड निकालने के लिए मैंने 28 को 2 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज़ हैप्लॉइड इज द हाफ ऑफ द प्लॉइडी, दैट्स एग्जैक्टली, हाँ। हैप्लॉइड इज द ऑलवेज हाफ ऑफ द प्लॉइडी। जो प्लॉइडी दी है उसका हैप्लॉइड बेटा ये हमें एग्जैक्टली दिखाई देता है, इट्स अ नॉर्मल वन। And still I am saying you that I am only, yeah, this is a biology class, not a mathematics, a big, है ना, बहुत कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम लोग, कुछ नहीं। एक तो हमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर पता है तो ही हम आंसर दे सकेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट द क्रूशियल थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब जैसे कि पी प्लांट है या ड्रोसोफिला है या तो ह्यूमन बींग्स है या तो हनी बीज है या अनियन है। ठीक है, ये सारे जो है ना बच्चों आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनके क्रोमोसोम नंबर। तो अब जितनी बार इनको पढ़ोगे ना, मतलब 2 साल में बहुत बार ये क्वेश्चंस में आएंगे रिपीटेडली, तो आपको वो याद हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे हो सर याद करना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट लाइक, ठीक है, इतना कुछ
रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नॉट दैट मच टफ। सी, आर यू क्लियर? जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग पे कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, तो बचपन से इतनी बार आपने सुना है सर 46 होते हैं, 2n46, तो हो गया ना, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये याद करना पड़ेगा वाला वो दिमाग से निकाल दो, है वो ऑटोमेटिक होता है। सो इट इज जस्ट अ नेचुरल फ्लो। इज इट क्लियर? ओके ओके, राइट नाउ इफ दिस इज अ क्लियर टू यू, मतलब आपको 100% बेटा तीन कंसेप्ट पता है कि जब भी आपको कोई हैप्लॉइड ये वर्ड यूज करे तो आपको समझ जाना है कि यार जितनी प्लॉइडी पेरेंट की है उसका आधा। ये तो क्लियर है, ठीक है? जब भी कोई एन ये वर्ड बोले तो एन इज अ मोनोप्लॉइड नॉट हैप्लॉइड, या तो एन इज अ हैप्लॉइड ऑफ द डिप्लॉइड, यस और नो, ये भी आप बोल सकते हो। इज इट क्लियर? और बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो है ऐसा क्रोमोसोम नंबर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होगा, उसी से सर बेटा आपने एन कैसे निकाला? एन नहीं निकालते बेटा, एन इज अ रिपीटेशन, एन इज ओनली वन टाइम रिपीटेशन ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर। अच्छा, मतलब ठीक जो है, बेसिक एक्स क्रोमोसोम नंबर होगा वही एन होगा। वही एन होगा, इट्स बिकॉज इट इज ओनली वन सेट, ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। है ना, इट्स सिंपल, एन निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, Excuse इट्स me, वेरी, sir. बोलिए। Sir, this is not about the syllabus. I'm just asking, do we need to make a separate notebook for your lectures? व्हाट? Do we need to make separate notebooks for your lectures? यू कैन मेक इट, Sir, या इट्स तो मैं डिपेंड अपॉन। continue करूँ नहीं उसी notebook में? देखो बेटा, ये जो है ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होता है। इसमें क्या है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से इसको करना है। सी, देयर इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यस यू हैव टू रीड इट। देयर आर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बुक्स, यस यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, नोट्स, यस यू हैव टू मेक इट। Okay, sir. Thank you, sir. क्लियर? व्हाट यू कैन मैनेज इजीली with your comfort is the best thing you can do, yes or no? Yes, sir. वेरी गुड, ओके। तो अच्छा बेटा, अभी हम लोग ये बिल्कुल साधारण सी बातों को समझ गए। ठीक है, ये एक हो गया बेसिक। इसके अलावा एक और बेसिक लेते बच्चों। ये क्लियर है सारे बच्चों को जितने भी हैं यहाँ पे? यस सर। बिल्कुल Yes. बढ़िया, ठीक है। इसके बाद कोई कंफ्यूजन मत रखना, मोनोप्लॉइड सर आप मोनोप्लॉइड नोट्स होता है। लिखने का बोलिए। टाइम नहीं दे रहे हो, मतलब What? आप जो सिखा रहे हो वो सब नोटबुक में लिखना होगा ना? नहीं, नो नीड, मैं तो शेयर भी करूंगा ना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्ट आपको मिल सकता है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? अब लिखना चाहते हो तो वो अलग बात है, तो लिख सकते हो। ठीक है, ओके। राइट नाउ यहाँ पे बेटा हम लोग देख लेते हैं सादी बात। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे कुछ सादी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। डू यू नो व्हाट इज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं ना, सादा सही। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम लोग बाइफरकेट करना चाहे तो देयर आर टू टाइप्स। एक जिसको आप लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ, और दूसरे को हम लोग कहते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफ। बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में क्या डिफरेंस है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ Autotrophs में? make their food on their own. They are plants. Okay. So autotroph are the organisms which actually we can call them as कि देखो वो अपना एनर्जी कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। वो कार्बन सोर्स उनका क्या होता है और इलेक्ट्रॉन उनको कहाँ से मिलता है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग अगर हम कंसिडर करते हैं तो इस हिसाब से जो भी ऑटोट्रॉफ मुझे देखने को मिलते हैं, चाहे बेटा वो केमोसिंथेसिस करते हो या फोटोसिंथेसिस करते हो, उनकी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें नजर आती है कि, है ना, उनका जो कार्बन सोर्स है, कार्बन सोर्स इज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल CO2, तो बेटा CO2 इज एक्चुअली द कार्बन सोर्स। हेटेरोट्रॉफ जो है, जब से हम लोग हैं, हमें कार्बन कहाँ से मिलता है, या फंगस है उसको कार्बन कहाँ से मिलता है? सो आंसर इज द कार्बन सोर्स इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। क्लियर है बेटा? आपको कार्बन कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज से। प्लांट को कार्बन कहाँ से मिलता है? CO2 से। तो ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना कार्बन CO2 से लेते हैं, और हेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना कार्बन कहाँ से लेते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं। सर ठीक है? ग्लूकोज में कार्बन होता है? ग्लूकोज क्या बेटा? ग्लूकोज में सर कार्बन होता है? ग्लूकोज से आपको कार्बन मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है बेटा, व्हाट इज योर Okay, सोर्स sir. ऑफ कार्बन? दैट इज द सिंपल आंसर। एंड द कार्बन आपको मिल रहा है वो ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज एक एग्जांपल है। मैंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बात है ना, बड़ा इंपॉर्टेंटली समझना है। तो इसीलिए हम लोग है ना और एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो क्या होती है? द टर्मिनोलॉजी इज लिथोट्रॉफ, लिथोट्रॉफ, एंड सेकंड वन इज द ऑर्गेनोट्रॉफ, ऑर्गेनोट्रॉफ। अब बेटा बड़ा ही सिंपल है इसको समझना, लिथोट्रॉफ और ऑर्गेनोट्रॉफ को। क्या मतलब हो सकता है लिथोट्रॉफ का? देखो, लिथोट्रॉफ का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, वो उसका सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन सोर्स इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोट्रॉफ। एग्जांपल के लिए बेटा, अगर H2O अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, वाटर से बेटा इलेक्ट्रॉन मिलता है। बट जो ऑर्गेनोट्रॉफ होते हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, इलेक्ट्रॉन सोर्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाम से समझ में आता है ऑर्गेनोट्रॉफ। एग्जांपल बेटा अगेन ग्लूकोज। हमें इलेक्ट्रॉन भी या प्रोटॉन भी या हाइड्रोजन भी बेटा ग्लूकोज से ही मिलता है। यस और नो? So we are heterotroph, we are organotroph. Simple. Yes or no? Then next point. बेटा अगर हम लोग इवन इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो देखो, कुछ लोगों को हम लोग फोटोट्रॉफ कहते हैं और कुछ को हम लोग कहते हैं बेटा कीमोट्रॉफ। हाउ विल डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फोटोट्रॉप और कीमोट्रॉप में डिफरेंस क्या है बच्चों? देखो, फोटोट्रॉप्स वो है जिनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। लाइट, सनलाइट। ठीक है, लाइट एनर्जी जिनको मिलती है। कीमोट्रॉप क्या होते हैं? जिनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी केमिकल ऑब्टेन्ड। रिएक्शंस। यस, ठीक है, या तो हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो जो बॉन्ड एनर्जी केमिकल्स में है, कार्बन कार्बन बॉन्ड में, ठीक है, जो एनर्जी भरी पड़ी है वो। तो आप क्या हो? एक ह्यूमन बीइंग क्या हो सकता है, बता सकते हो आप लोग? इफ आई विल राइट अ ह्यूमन बीइंग इज, अगर मैं उसको लिखता हूँ कि इट इज अ कीमो ऑर्गेनोट्रॉप। ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है? कीमो ऑर्गेनोट्रॉप। क्लियर है क्या? ठीक है, हम लोग हमारे इलेक्ट्रॉन और कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लेते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी मिलती है बेटा वो उसी के जो बॉन्ड एनर्जी उसी से मिलती है। सो द ह्यूमन बीइंग्स आर द कीमो ऑर्गेनोट्रॉप। ओके, व्हाट अबाउट द प्लांट्स जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करता हूँ तो प्लांट्स क्या है बेटा? फोटोलिथोट्रॉफ। Exactly, they are the photolithotrophs. Yes. अब ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर में दिखेंगे, एम्स में दिखाई देंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को है ना हेटेरोट्रॉप ऑटोट्रॉप के अलावा कुछ समझ में आता नहीं, उनको लगता है कि बस इतना ही है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज व्हाट दिस। ठीक है, कार्बन सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स एंड एनर्जी सोर्स। इस हिसाब से हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेटा डिवाइड करते हैं। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। बेसिक क्लियर है बेटा दोनों? मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, करेक्ट है क्या? बेसिक क्लियर है? ये बेसिक क्लियर है क्या? Yes, sir. सबका बेटा एकदम ठीक है। देखो, मेरा इंफेसिस होता है कि आपका बेसिक बढ़िया बन जाए, उसके बाद आप कोई भी बुक उठा कर पढ़ लो दुनिया भर का, आपको खुद ब खुद सब समझ में आएगा। और जहां तक बात रहती है याद करने की, याद हो जाता है। ठीक है, सिंपल है, याद हो जाता है। क्लियर?
उसको आप बोलोगे मुझे मैं भूल जाऊंगी, भूल जाऊंगा, ये सब दिमाग में चलता रहेगा तो आप ऑटोमेटिक यू विल भूल जाओ। ठीक है, सिंपल है ना, ये क्लियर है। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज वेरी सिंपल। अगर हम लोग इसी चीज को और भी ज्यादा एलैबोरेट करना चाहते हैं, और भी ज्यादा, जैसे कि मैं, अच्छा ये आप लिख रहे हो क्या, लिख तो नहीं रहे हो? इफ यू आर राइटिंग आई विल गो स्लो। नहीं सर, लिखते तो शुरू से लिखते हैं, अभी तो समझ रहे हैं। क्या बेटा? सर लिखते तो शुरू से लिखते हैं, अभी तो समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ऐसा बीच में भी लिख सकते हो, कोई सर बहुत आप बड़ी ग्रुप बात में आप सेंड कर नोट दोगे ना? शेयर करोगे? मैं सेंड कर दूंगा ये आपको। बोलो क्या प्रॉब्लम बेटा, बोलो और क्या है? ओके, नहीं ये वीडियो भी मिलेगा ना बच्चों आपको, ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। ठीक है, सही, पहले तो रिकॉर्डिंग ही मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली बेटा आप वैसे भी घर बैठ के लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई इश्यू नहीं है कि नहीं? चलो ओके, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो है ना, पहले तो क्लियर कर लो। लिखना तो ठीक है, आप कभी भी कर सकते हो। ओके बच्चों, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, और अगर मैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करता हूँ, ऑटोट्रॉफ, ठीक है, अभी देखो ऑटोट्रॉफ ये मैंने लिखा। अच्छा, ऑटोट्रॉफ तो पता हो गया आपको कितने प्रकार के हो सकते हैं। मैं इनको ऑटोट्रॉफ को ही क्या बोलता हूँ बेटा, लिथोट्रॉफ भी बोलता हूँ। अब आपको पता हो गया मैं इसको लिथोट्रॉप क्यों कह रहा हूँ, है कि नहीं? ओके, अब ऑटोट्रॉप लिथोट्रॉप इनके दो टाइप हो सकते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं बेटा फोटो ऑटोट्रॉप, है ना, फोटो ऑटोट्रॉप। वो क्या करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। बट दीज फोटो ऑटोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है, या फोटो लिथोट्रॉप। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? चलो बहुत सिंपल, देखो यहाँ पे है CO2 प्लस H2O in presence of the sunlight, in presence of the chlorophyll A will get this, है ना, empirical formula of glucose plus oxygen is byproduct। तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस को देखोगे ना, तो आपको 100% यहाँ पे नोटिस करने को मिल रहा है कि बेटा एक जो ना ऑक्सीजन को है ना इवॉल्व किया जा रहा है एज ए बाय प्रोडक्ट। तो इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, इसीलिए इसको मैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहता हूँ, या उन ऑर्गेनिजम्स को मैं ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ कहता हूँ। इतना क्लियर है? इजी, Yes, sir. बिल्कुल आसान। सर अभी यहाँ पे ऑटोट्रॉफ का डिवीजन लिथोट्रॉफ और उसके अंडर में फोटो ना ऑटोट्रॉफ ना आता ना, है। ऑटोट्रॉप मतलब ही लिथोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉप का मतलब होता है लिथोट्रॉप। मैं किस सेंस में उसको ऑटोट्रॉप कहता हूँ, किस सेंस में लिथोट्रॉप कहता हूँ, मैंने बता दिया। कार्बन सोर्स का ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, इलेक्ट्रॉन सोर्स कंसिडर किया। वैसे ये भी यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक चीज यूज कर रहा है CO2, यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर रहा है H2O। ठीक है, आप देख सकते हो ये रिएक्शन, देखो ये CO2 से कार्बन मिला और वाटर के टूटने से इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, सो इज इट क्लियर? पक्का? सो देखो जो ऑटोट्रॉप है वही लिथोट्रॉप है। इज इट क्लियर? बिकॉज वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यूटिलाइज कर रहा है एज ए रॉ मटेरियल। इज इट क्लियर? यस पूछ लो, एक और बार पूछ लो, नहीं क्लियर हुआ तो पूछो, 100 टाइम पूछो बेटा, क्लियर करो, कंसेप्ट एकदम साफ होना चाहिए। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, तो यू आपका कंसेप्ट भी उतना ही फिल्टर आउट होना चाहिए। यस, ये क्लियर हो? अभी दूसरा जो भी होगा जिसको मैं एन ऑक्सीजेनिक या तो नॉन ऑक्सीजेनिक ये कहूंगा, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप। क्या मतलब हो जाएगा नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप का? जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। नहीं नहीं इन्वॉल्व होगा, नहीं देखिए, जिसमें देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CO2 प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर, एक अलग मॉलिक्यूल लेते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट
एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, यहाँ पे हमें मिला बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। देखो N है, यहाँ पे अगर मैं 6 लिख देता हूँ तो C6H12O6 हो जाता है, ठीक है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज C6H12O6। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2ON, करेक्ट है। चलो, तो यहाँ पे जो चीज रिलीज होगी वो कोई बेटा सल्फर प्रोडक्ट रिलीज होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन डोनर ये जो छूट जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो ही नहीं रहा है, यस सर। क्या निकल रहा है बेटा, सल्फेट इज रिलीज्ड। तो बेटा ये दोनों फोटोसिंथेसिस आपके सामने है, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ यू। बट एक फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक है, क्योंकि वो ग्लूकोज तो बना रहा है बट ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है। दूसरा फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज तो बना रहा है बट इट इज रिलीजिंग अ सब्सटेंस, अ कंपाउंड व्हिच इज डिफरेंट देन द ऑक्सीजन, यस सर। Yes, sir. यस, एग्जांपल के फॉर्मेट में अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जैसे कि इसके जो एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देखो बहुत जितने भी हाइयर प्लांट है वो सब बेटा है ना ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया है बेटा, वो भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। अभी बहुत सारे प्रोटिस्ट हैं जैसे कि डायनोफ्लैजेलेट्स है ना डायटम्स, ये सब फोटोसिंथेटिक होते हैं ना। वो सब लोग बेटा ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिख देता हूँ, डन। यूग्लेनॉइड्स हो गए वो सब, ठीक है। अब यहाँ पे आते बेटा, यहाँ एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये जो सल्फर बैक्टीरिया है डेफिनेटली बेटा वो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। आई होप इट इज क्लियर। यस, यस सर। बहुत बढ़िया। चलो, बट बेटा ऑटोट्रॉप तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये हो गया फोटो ऑटोट्रॉप, दूसरा क्या होता है बता दो, दूसरा क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप, है ना बच्चों, है ना। Yes, sir. एग्जैक्टली, दूसरा क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। बच्चों ये स्पीड सही है आप सबके लिए, ये स्पीड सही है यस सर। Yes, sir. सबके लिए सही है, सबको समझ में आ रहा है। कोई भी किसी को भी कोई भी डाउट हो माइन्यूट से माइन्यूट आप रोको और पूछो, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए। देखो ये देखो है ना, कीमो ऑटोट्रॉप का क्या मतलब है, आराम से आप जानते हो यार। अरे देखो मैं यहाँ पे एक जैसे ये रिएक्शन लिखता हूँ, देखो अमोनिया जैसी चीज है NH3, ये इन है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मैं एग्जैक्ट बैलेंस रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, बट इससे क्या मिलता है हमको, NO2 मिलेगा, है ना, नाइट्रेट नाइट्राइट ऐसे पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। ए तो H2 भी लिबरेट होता है, बट इससे एक और चीज लिबरेट होती है, वो है बेटा एनर्जी। तो ये जब रिएक्शन हुई है ना, नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन हुई, तो हुआ क्या कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन ने अल्टीमेटली एनर्जी भी रिलीज कर दी, दिख रहा है आपको। Yes, अब ये जो sir. बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसी एनर्जी को अपने सेल से बाहर नहीं फेंकने देते, इसी एनर्जी को वो ट्रैप कर लेते हैं एंड ठीक है, दे सिंथेसाइज देयर फूड, ठीक है। सो दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, ठीक है, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ जिसको हम लोगों ने कीमोसिंथेसिस कहा, अब इसने जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट बना दिए जो इसके यूज के लिए, वो उसके लिए एनर्जी कौन सी यूज की, तो एक केमिकल रिएक्शन हुई, उसी केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको ट्रैप कर लिया, ये सर नो। तो इसे मैं फोटो ऑटोट्रॉप तो कहूंगा ही नहीं, इसे मैं क्या कहता हूँ, कीमो ऑटोट्रॉप, ये सर नो, Yes, sir. है ना। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, यहाँ पे जो मेंशन किया है उसी के बारे में लिखते हैं ना। एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोसोमोनास, या तो बेटा नाइट्रोकोकस, ठीक है, एक्सेट्रा। सो दीज आर द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब देखो यही एग्जाम्पल नहीं है केमोसिंथेसिस, बहुत सारे हैं,
बट हमारी एनसीईआरटी में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ही एज ए एग्जाम्पल दिया गया है, इसीलिए हमें बेटा ये एग्जाम्पल तो सुटेबली याद रखना है ऑफ द केमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ये एग्जाम्पल क्यों लिया है? क्योंकि एनसीईआरटी में। बोलो, कुछ पूछ रहे थे बच्चे? कोई कुछ बोल रहा था? एनीवे, ओके, सो इज इट क्लियर? तो ये है बेटा ऑटोट्रॉफ का एक सिंपल मोड। ठीक है, इस तरह से ऑटोट्रॉप्स दो प्रकार के हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप एज वेल एज कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑक्सीजेनिक एंड द नॉन ऑक्सीजेनिक। इतना क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे चलते हैं। तो और भी किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? वो होगा ना दूसरा जो टाइप है, उसको हम लोग बोल देंगे कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉप होते हैं। सब ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोट्रॉप। अभी इसका मतलब क्या हुआ? हेटेरोट्रॉप का क्या मतलब है? हमको तो पता है कि दे है ना, देयर कार्बन सोर्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर इलेक्ट्रॉन सोर्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस और नो? बराबर है? दिस इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। देख, इसमें मेन चीज है, तीन तो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। एक तो जिनको हम लोग बोलते हैं, या तो बेटा वो सैप्रोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, या तो बेटा हम लोग उनको बोलते हैं कि वो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, या तो बेटा वो प्रीडेटर होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स को, या तो सैप्रोट्रॉप है, या तो पैरासाइट है, या तो प्रीडेटर है। इन तीन वे है। क्या डिफरेंस है रे? सैप्रोट्रॉप मतलब क्या होता है, कौन बताए? ये किसके ऊपर सरवाइव करते हैं? डेट्रीटस मतलब क्या खाते हैं वो? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ। इजी है ना ये? Yes, sir. यस, ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। नाउ बेटा देखो, पैरासाइट कौन होता है यार? पैरासाइट जो होता है, जो Those लिविंग live in होस्ट के host ऊपर, organisms. एग्जैक्टली, उसको वो मरने नहीं देता, लिविंग होस्ट के ऊपर वो सरवाइव करता है। और प्रेडेटर वो है जो प्रे को कंज्यूम करता है, मतलब पहले पकड़ेगा, मारेगा, है ना, फाड़ देगा उसको, फिर खाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। या तो ऐसा निगल जाएगा उसको टोटली, करेक्ट है? तो देखो, डेट्रीटस मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, पैरासाइट मतलब जो लिविंग होस्ट को ही बेटा उसका शोषण करते हैं, उसको मरने नहीं देंगे, उसको कमजोर कर देंगे, बट है ना, उसको जिंदा रखेंगे ज्यादा से ज्यादा। और तीसरा बेटा प्रेडेटर है, जो पहले कील करेंगे, फिर है ना उसको बेटा है ना कंज्यूम कर लेंगे। सो इस तरह से हेटेरोट्रॉप आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ नोटिस करना, हेटेरोट्रॉप को दो डिफरेंट वेज में देखने की कोशिश करते हैं, पैरासाइट और सैप्रोट्रॉप। ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर हेटेरोट्रॉप का यही 3 डिवीजन है? नहीं हो तो बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं, इसके बहुत माइन्यूट डिवीजन हो सकते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली जैसे मैंने अगर बोला सैंग्यूओर्स है, सैंग्यूओर्स मतलब क्या होता है ना, सैंग्यूओर्स मतलब क्या होता है? जैसे मॉस्किटो या लीच, दे आर द सैंग्यूओर्स। सैंग्यूओर्स मतलब दे जस्ट ड्रिंक द ब्लड, है ना। मॉस्किटो क्या करता है? मॉस्किटो आर सैंग्यूओर्स, सर ना, दे आर नॉट पैरासाइट। पैरासाइट तो आपके बॉडी के ऊपर रहेगा या तो आपके बॉडी के अंदर रहेगा, बट आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों, बट फीमेल मॉस्किटो इज ओनली, है ना, सैंग्यूओरस। इज इट? सैंग्यूओरस समझ में आता है? दे सक द ब्लड ओनली, दैट्स इट। यस, ठीक है। सो अगर हम देखने जाए तो बहुत सारे वेरिएशन है, बट दीज आर द मेजर 3, है ना, सैप्रोट्रॉप, पैरासाइट एंड प्रेडेटर। अभी हम लोग सैप्रोट्रॉप और पैरासाइट को एक अलग नजरिए से देखते हैं। देखो, ऑर्गेनिजम्स कैन बी आर द सैप्रोट्रॉप, एंड देन देयर इज व्हाट, द पैरासाइट। ओके, देखो हम लोग सैप्रोट्रॉप को दो वे से देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको हम लोग बोलते हैं
ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ। और बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है, सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सैप्रोट्रॉफ, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ। अब आपको लगा होगा सर 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 आपने गलत कर दिया, ऐसा लगा ना, हो सकता है लगाओ किसी को कि सर ये फैकल्टेटिव आपने जो है ना सैप्रोट्रॉफ के सामने फैकल्टेटिव पैरासाइट लिख दिया। क्या बेटा? पैरासाइट क्यों लिखा है आपने सेप्रोट्रॉफ में? हाँ वही तो, ये देखो जैसे है ना, सानिया जो है, सानिया बचपन से जब से पैदा हुई है तब से उसने चॉकलेट ही खाया है। उसको कोई भी दूसरी चीज खिलाने की कोशिश की गई, दुनिया भर से जो है ना अलग अलग साइंटिस्ट लोगों को लाया गया, बट शी रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग अदर देन द चॉकलेट। है ना, बचपन से आज तक उसने कोई भी दूसरा पदार्थ खाया ही नहीं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि सानिया कंपल्सरीली सिर्फ चॉकलेट ही खाती है। तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा कंपल्सरी। सानिया इज अ ऑब्लिगेट चॉकलेट ट्रॉफ। क्लियर है क्या? ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ? जो ऑर्गेनिज्म अपने बचपन से लेकर के जब तक मर नहीं जाता, उसकी स्पीसीज की ये क्वालिटी है कि वो हमेशा सैप्रोट्रॉफिक मोड ही शो करते हैं, कोई दूसरा मोड कभी शो नहीं कर सकते। उनको मैं कहता हूँ ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इज सर इट तो क्लियर? सैप्रोट्रॉफ में है तो सैप्रोट्रॉफ वाला मोड ही मतलब ठीक है, यूज करेंगे अब ना बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं जैसे सर? पीहू। पीहू जो है वो सानिया के फ्रेंड है। ठीक है, तो पीहू भी बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ चॉकलेट ही खाती है, तो शी इज अ चॉकलेट ट्रॉफ, बट शी इज नॉट ऑब्लिगेट। एक दिन उसको किसी ने जलेबी ला करके दी दी और उसने जलेबी खा ली, सो शी कैन कंज्यूम समटाइम्स शी कैन कंज्यूम द जलेबी। ओरिजिनली वो चॉकलेट ट्रॉप है, वो हमेशा चॉकलेट ही खाती है, हमेशा पीहू चॉकलेट खाती है, वो सैप्रोट्रॉप है, वो चॉकलेट ट्रॉप ही है, बट कभी कभी वो जलेबी खाती है। तो मैं बोलता हूँ कि शी इज अ फैकल्टेटिव जलेबी ट्रॉप। अभी कितने लोग क्लियर हुआ है जो मैंने बताया? यस सर, क्लियर। यस सर, सब लोग बड़ा Yes, ध्यान sir. से समझो, बहुत आसान है। ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉप इज ऑलवेज अ सैप्रोट्रॉप। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब है कि वो मेनली सैप्रोट्रॉप ही है, बट कभी कभी वो पैरासिटिक मोड शो करता है। सो व्हाट इज फैकल्टेटिव? समटाइम्स। फैकल्टेटिव का मतलब बेटा सम टाइम होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस, बट वो सैप्रोट्रॉप ही है। ठीक है, the same way I can say there are two different types of the parasitic modes. क्या मतलब होता है? देखो, फैकल्टेटिव का मतलब होता है सम टाइम, है ना। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, ऑलवेज, नो ऑप्शन, नो एक्सक्लूज, फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड है ना। तो यहाँ पे पैरासाइट का भी वही है बच्चों, इट्स ऑब्लिगेट। बोलो ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। सैप्रोट्रॉफ। वेरी गुड। आई थो, है ना, इट्स वेरी सिंपल। कितना आसान है यार, ये ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स कैन बी लाइक दिस ओनली। कुछ लोग अपने आप को बदल भी सकते हैं, जो मोड है उनका उस मोड से बेटा बाहर निकल सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, देखो हम लोग ये भी कहते हैं, ये देखो यहाँ पे ना मैं वर्ड लिखता हूँ होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है ना, देखो यहाँ पे ये देखो, ये एक अमीबा है। ठीक है, और ये अमीबा को है ना दूर एक खाने का पदार्थ दिख रहा है, ये है फूड उसके लिए। अब ये अमीबा जो है, इसकी जीभ ललचाई है ना, अब इसको खाना है भाई ये, तो क्या करेगा अमीबा? कुछ नहीं, ये फूड को जिधर है उधर ही देने देगा, अमीबा वहां पे पहुंच जाएगा, मैं आ गया ले। तो देखो अमीबा का जो शेप होता है वो तो फिक्स नहीं होता। ठीक है, उस बराबर पहुंच जाता है बेटा, फूड तक पहुंच गया। और अल्टीमेटली आपको एक चीज नजर आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अमीबा अपने आप को इतना एडजस्ट कर लेता है ऐसे
कि आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है इस फूड का, ठीक है, यू कैन सी दिस, मैंने तो डायग्रामेटिकली शो कर दिया, एंड अल्टीमेटली दिस इज अ डायग्राम। नाउ दिस इज दैट सेम अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके अंदर बन गया फूड वैक्यूल, और ये बेटा जो फूड बाहर था वो अंदर आ गया है, अब उसको वो डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। आपको कुछ समझ में आया? उसने जो भी कंटेंट है पूरा अपने अंदर निगल लिया, इसको होलोजोइक मोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड। तो ज्यादा करके प्रीडेटर जो होते हैं, ठीक है, सो जब भी हम लोग बात करेंगे प्रीडेटर्स के बारे में, है ना, ज्यादा करके जो भी प्रीडेटर्स होते हैं बेटा, प्रीडेटर्स की स्पेशलिटी ये है कि वो चीजों को इनगल्फ कर जाते हैं, निगल लेते हैं, ठीक है। ये तो अमीबा एक सिंगल सेल के बारे में बात की, तो इस प्रोसेस को हम लोग, है ना, इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज द एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस कैन बी ऑफ द टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज, एक टाइप होता है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों फैगोसाइटोसिस, एंड दूसरा टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इज इट सर क्लियर? आप अभी होलोजोइक पढ़ा रहे थे ना? बिल्कुल, होलोजोइक। होलोजोइक मोड जो है उसमें अगर ये सिंगल सेल में हो रहा है तो उसको मैं एंडोसाइटोसिस कहता हूं, एंडोसाइटोसिस फॉर ए ओके सर। सिंगल सेल, ठीक है। अब ये सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये होलोजोइक मोड शो कर रहा है। अगर ये सॉलिड फूड पोर्शन को कंज्यूम करता है तो उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। देखो, साइटो का मतलब होता है बेटा सेल, सिस का मतलब प्रोसेस, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड को अंदर लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। फैगो इज विथ द सॉलिड कंपोनेंट, अगर वो लिक्विड कंपोनेंट को बेटा अंदर खींचता है, ठीक है, इनगल्फ करता है, तो उसे हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर अमीबा क्या है, सॉलिड की लिक्विड है? अमीबा सेल है, फूड सॉलिड या लिक्विड होता है, हाँ सर, तो वही अमीबा फूड सॉलिड लेता है कि लिक्विड, इसके हिसाब से दोनों वो- ही, दोनों ही। मैंने कहा जब वो सॉलिड फूड को कंज्यूम करेगा तो उसे मैं फैगोसाइटोसिस कहता हूं, जब वो लिक्विड फूड को कंज्यूम करेगा तब उसे मैं पिनोसाइटोसिस कहता हूं। खाना पीना, फैगो पिनो, समझे क्या? यस, इट्स सर सिंपल। ये Yes. होलोजोइक मोड और एंडोसाइटोसिस सेम है? क्या क्या बेटा? ये होलोजोइक मोड और एंडोसाइटोसिस बिल्कुल, सेम है? होलोजोइक मोड ऑफ अ सिंगल सेल इज एंडोसाइटोसिस। होलोजोइक मोड है, उसने इंगल्फ किया ना चीजों को, यस और नो। चाहे फिर वो सेप्रोट्रॉफिक मोड कर रहा होगा, चाहे पैरासिटिक मोड कर रहा होगा, जैसे भी हो, जब उसको मैं होलोजोइक बोलता हूँ, होलोजोइक का मतलब ही है कि वो इंगल्फ करता है। इवन हमारे डब्ल्यूबीसीज भी ऐसा ही करते हैं, अमीबा जैसा ही बिहेव करते हैं, यस और नो। ये शायद आपने सुना होगा, मे बी, Yes, sir. है कौन ना। Videos भी सर? देखा है. कौन सर? डब्ल्यूबीसीज, हमारे डब्ल्यूबीसीज, है ना। तो बेटा देखो, बहुत ही सिंपल है ये है। अभी देखो, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ये तो यूनिसेलुलर के बारे में मैंने बोला कि होलोजोइक मोड कैसे होगा, ये हो गया। बट बेटा अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता हूँ तो उसमें दो चीजें आती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंजेशन। हम लोग क्या करते हैं यार, इंजेशन, है ना। होलोजोइक मोड है ना, बट इंजेशन, खाएंगे, चबाएंगे, न जाने है, निगलेंगे, स्वेलो करेंगे, मैस्टिकेशन, swallowing, all these steps are will be there, yes or no? Or there is another way that is called as what, the absorption। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? absorption, this is another thing। everyone is clear? Yes, sir. यस सर। है ना। absorption मतलब देखो, मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। तो डिफरेंस ये है कि अगर सपोज यहाँ आप कोई भी एक बच्चा उठा लेते हैं, या मानस, मानस बड़ा शांत बैठा हुआ है बच्चा,
तो उसको खुश करने के लिए मैंने बोला बेटा लड्डू खा ले, उसको मैंने लड्डू दिया। अब वो लड्डू पसंद करता होगा तो खा लेगा, नहीं पसंद करता तो किसी दूसरे को दे देगा, बोले ये तू खा ले, ठीक है, ऐसा करेगा। बट जो भी उसको खाएगा वो ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे खाएगा? बाय इंजेशन, है ना, चबाएगा, खाएगा, फिर पचाएगा, इस तरह से, ठीक है। बट अगर हम लोग बेटा एक फंगस को लेते हैं, फंगस, उसी फंगस को वो वाला लड्डू दे देते हैं, बोले तू खा ले, तो वो कैसे खाएगा बताओ? हाउ? द आंसर इज वेरी सिंपल। वो तो पहले तो वो फंगस उस लड्डू के ऊपर बैठ जाएगा, सेटल डाउन, ठीक है। उसके बाद वहां पे अपने बॉडी से एंजाइम बाहर रिलीज करेगा। हाँ, आप लोग नहीं बैठ सकते लड्डू के ऊपर, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है, ये स्टंट सिर्फ फंगस कर सकता है। सो द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेटा फंगस विल सिट डाउन ऑन द लड्डू and then it will release the enzymes outside its body. Enzyme will digest everything and जो भी digested material है उसको बेटा फिर अपने अंदर absorb करेगा। This is the difference between the ingestion and absorption. Is it clear? Yes, sir. Yes or no? देखिए ये बेसिक है, बिल्कुल सादे बेसिक है, कोई बहुत बड़ा है ना दिव्य ज्ञान नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग्स। सो इधर इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब होलोजोइक मोड हो गया। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बताया मैंने। इवन अ सिंगल सेल, हाँ बोलो सर, हम लोग भी तो एब्जॉर्ब करते हैं ना फूड को, तो एनर्जी प्रोसेस पे रिलीज होता है। कैसे एब्जॉर्ब करते हो? हवा से? फूड वी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल। कहाँ एब्जॉर्ब करते हो आप लोग? आप पहले इंजेस्ट करते हो। इंजेक्शन के पहले आपके पास झंडू पंचारिस्ट का है ना मेथड है ना, झंडू पंचारिस्ट। पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। दीज आर द 5, ठीक है। वी कैन नॉट डू बिफोर इंजेक्शन, वी कैन नॉट शो द एब्जॉर्प्शन। Intake inside the body is not by the absorption. Intake inside the cells, intake inside the blood is the absorption. हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे फूड जाएगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। यस, वेरी क्लियर? यस सर। ओके, सो बच्चों यहाँ बहुत नॉर्मली बेटा ये हो गए सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो बहुत सीधे और सिंपल लेवल पे हमने जिनके बारे में बात की है। नाउ कैन आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन? बेटा आप लोग बता सकते हो कितने प्रकार के सेल मौजूद है दुनिया में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल बताओ। अब ये सारी बेसिक बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब यूज करने हैं आगे चल करके। बताओ टाइप्स ऑफ सेल कितने हैं, कितने लोग जानते हो आप लोग? अरे 2 है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सिंपल, क्या है तुम लोग पे? देखो टाइप्स ऑफ सेल में आता है, पहला तो होता है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, है कि नहीं, और दूसरा है बच्चों यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, इनमें नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, इनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनमें लीनियर डीएनए पाया जाता है, मतलब डीएनए सीधा सीधा होता है, ऐसा ऐसा डीएनए होता है ना। और बेटा जो बैक्टीरियल होते हैं प्रोकैरियोट, उनका डीएनए जो है क्लोज होता है, मतलब एक एंड आकर के मिल जाएगा, वो सर्कुलर होता है। ये डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है बेटा, इनका जो डीएनए होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल का, इनके साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन अवेलेबल होते हैं। ये जो होते हैं ना यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखोगे ना, इनके सेल के साथ में होता है बेटा हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये नॉन हिस्टोन, हिस्टोन क्या होता है? एंड नॉन हिस्टोन बोथ। अब बेटा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? सर ये क्या है, ये प्रोटीन वोटीन आप बोल रहे हो, क्या चीज है ये? बड़ा अजीब चीज है ना, बात में बीच में आ गया, खिचड़ी पक गई, ठीक है। सो सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी देखो है ना, डीएनए अपने आप को
एक स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, खुद को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में रखना चाहता है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अगर डीएनए कॉइल हो करके अगर क्रोमोसोम में बदलना चाहता है तो बेटा बीच बीच में उसमें कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट चाहिए, और ये सपोर्ट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। अब डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके डीएनए के साथ में सिर्फ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। जी, अभी इसको समझने के लिए आपको थोड़ा और समय चाहिए, बट राइट नाउ डिफरेंस पे अगर हम लोग आए तो बेटा यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। 2 प्रकार के प्रोटीन बेटा यूकैरियोटिक सेल के डीएनए के साथ होते हैं। इतना अभी के लिए इंट्रोडक्टरी लेवल पे ठीक है। अभी क्लियर है क्या? सर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन नहीं समझे। समझना नहीं है बेटा, डोंट गो इनटू देयर केमिकल नेचर, डोंट गो इनटू दैट। मैं इतना ही मतलब वो आपको क्या है? डिफरेंस बता रहा हूँ। प्रोटीन्स है, दे आर द प्रोटीन्स। मैंने एक और बार बताया, देखो फिर एक बार बताता हूँ, है ना। प्रॉब्लम यही होता है, मैंने आंसर दिया तब भी आप फिर से आप पूछ रहे हो। देखो क्या है, क्योंकि आपको उस टॉपिक का अंदाजा ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं ये भी पढ़ाऊंगा ना हिस्टोन नॉन हिस्टोन तो बिल्कुल बेसिक से लेके आऊंगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ मुद्दा इतना है कि एक डीएनए है, उस डीएनए को है ना क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना है, कंडेंस होना है। आपने शायद माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा, तो डीएनए कंडेंस होता है, कॉइल हो जाता है, सुपर कॉइल। जब वो कॉइलिंग करता है तो उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए तो सिर्फ नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही अवेलेबल होते हैं, बट जो यूकैरियोटिक है उनके पास में 2 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन भी और नॉन हिस्टोन भी। ठीक है, अभी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ। इज इट क्लियर? ओके सर। हाँ, ये बस इंट्रोडक्टरी लेवल पे है, डिफरेंस आपको पता है बस। यू नो द डिफरेंस सर, नॉन हिस्टोन प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं और यूकैरियोट में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों मिलते हैं। ठीक है, सो अभी क्या है, मैं एक और चीज आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। पता है, इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों मीजोकैरियोटिक। अभी मीजोकैरियोटिक क्या होता है ना, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दे हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनके पास है ना लीनियर डीएनए भी होता है, बट ये दे ओनली है ना नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप हिस्टोन के प्रोटीन के हिसाब से देखो तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसे हैं। ठीक है, बट अगर न्यूक्लियस के प्रेजेंस के हिसाब से देखो तो ये यूकैरियोटिक सेल जैसे हैं, इसीलिए उनको हम लोग मीजोकैरियोटिक कहते हैं। मीजोकैरियोटिक मतलब मिडल। ठीक है, ना प्रॉपरली प्रोकैरियोटिक जैसा है और ना ही प्रॉपरली यूकैरियोटिक जैसा है। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? इसके एग्जांपल है डायनोफ्लैजेलेट्स, प्रोटिस्ट, है ना। ये दुनिया में एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मीजोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, आपको बस इंफॉर्मेशन दी है मैंने एक्स्ट्रा, आपको बस 2 यादें रखना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इतना ही आपको याद रखना है। दैट्स इट, डन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, देखो मुद्दा क्या है एक्चुअली, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा दूं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं, मतलब जिसमें ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना क्लोरोप्लास्ट होता है, ना गोल्गी बॉडीज होती है, ना एंडोप्लाज्मिक, ऐसा कोई भी बेटा ऑर्गेनल जिसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहते हैं वो उस सेल में अवेलेबल नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इज इट क्लियर? है ना। यूकैरियोटिक सेल क्या है बेटा? ऐसा सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अवेलेबल होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी एपरेटस होगा, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनल्स अवेलेबल होते हैं, उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये एक बिल्कुल सादा एक और बेसिक हुआ बेटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, नाउ व्हाट आई विल डू, हम लोग बेटा प्लांट किंगडम इस चैप्टर में अभी धीरे धीरे एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, देखो
सबसे पहले विटेकर साहब जो थे, R.H. विटेकर, ठीक है, इनकी ही क्लासिफिकेशन को हमारी एनसीईआरटी फॉलो करती है, 5 किंगडम सिस्टम। ठीक, तो बेटा ये विटेकर साहब जो है, इन्होंने सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, कहा कि या तो सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं या तो सेल यूकैरियोटिक होते हैं, ये 2 वर्ड यूज किए। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि जितने भी सेल प्रोकैरियोटिक है वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर। बट जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2. There are some eukaryotes which are unicellular and some are multicellular. सर आपने अभी बोला ना यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। जितने प्रोकैरियोट है वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं. So there is a no multicellular prokaryotic organism exist. और जितने यूकैरियोट है they can be divided into unicellular as well as the multicellular organisms. ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इसको यूज कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे किया। तो विटेकर साहब कहते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको एक किंगडम में डाल दो और उस किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा क्या है? ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इन द किंगडम मोनेरा। फिर जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, जो यूकैरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर भी है, उनके लिए एक किंगडम और है, उसका नाम क्या है बेटा? प्रोटिस्टा। ठीक है, ऑल द यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इन द प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा में आते हैं। क्लियर? जितने भी बेटा यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर है उसको और फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। 2 किंगडम मिल गए हमको, हमें 5 किंगडम पढ़ने हैं। ठीक है, तब उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कंसिडर करना शुरू किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंसिडर किया मतलब क्या? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने जब क्लासिफाई करने की बात सोची, ठीक है, तो बेटा इस तरह से क्लासिफाई कर दिया। या तो बेटा ये है ना, या तो ये ऑटोट्रॉफ है या तो बेटा वो हेटेरोट्रॉफ है। तो भाई साहब उन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ है उनके लिए एक किंगडम बना दो और दैट किंगडम इज द किंगडम प्लांटी। वो सारे प्लांट है जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, प्लांट है ना, और ऑटोट्रॉफिक है। फिर भी क्वेश्चन बच गया। क्वेश्चन ये है कि जो ऑटोट्रॉफिक, जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। ठीक है, हाउ दे आर फर्दर क्लासिफाइड? देखो, they can be classified कि they show the absorption or they show the ingestion। तो बेटा यहाँ पे सिंपल क्लासिफिकेशन आता है, those organisms which are eukaryotic, multicellular, heterotrophic and show the absorption are in the kingdom fungi। ठीक है, और those organisms which are actually eukaryotic, multicellular, heterotrophic and shows the ingestion are in the kingdom Animalia। I hope this is very clear to you। आपके सामने बच्चों 5 किंगडम्स है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। क्लियर है? Yes, sir. है ना? अब हाँ, मैं sir। आपसे एक क्वेश्चन पूछना, सादा क्वेश्चन बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बेटा सिंपल क्वेश्चन ये है, नहीं वेरी सिंपल, अब बहुत ही सिंपल। हाउ मेनी किंगडम्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर? ऐसे कितने किंगडम हैं जो ऑटोट्रॉफिक नेचर शो कर रहे हैं? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, 4 4, 5 5, बोलो कितने किंगडम ऐसे हैं? सो आंसर इज 3।
क्योंकि देखो कुछ बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, वो बेटा ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट है डायनोफ्लैजेलेट्स एंड प्लांटिया, है ना, वो भी बेटा ऑटोट्रॉप है, और प्लांटिक। तो बेटा 3 ऐसे किंगडम है जो कि ऑटोट्रॉपिक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन इसमें से आपको आएगा कि हाउ मेनी किंगडम्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। द आंसर इज 3, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटिक। कैन आई आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन? काउंटर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हाउ मेनी किंगडम्स आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर? हाउ मेनी? फंगी एंड एनिमेलिया। बेटा आंसर क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? हाउ मेनी, नंबर बोलना है। हाँ 2। नो, आंसर इज 4। व्हाई? बिकॉज बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉप है। आपने सुना नहीं? फिर से सुनो। सम मोनेरन्स आर, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, सम प्रोटिस्टेंस आर ऑटोट्रॉपिक एंड ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। तो बेटा अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी आर ऑटोट्रॉपिक किंगडम्स, तो आंसर इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिक। बट व्हेनेवर आई आस्क यू क्वेश्चन हाउ मेनी आर हेटेरोट्रॉपिक, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 4। बिकॉज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, सब में, इन चारों किंगडम में हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी है। यस यस। Sir, prove that Protista and Monera are heterotrophic. How? Monera and Protista have both the versions. Some monerans are autotropics and most of them are heterotrophic. Protista and Protista also have the 2 versions. ठीक है, both है ना autotropic as well as the heterotrophic organisms are present in the Protista. Is it clear? Sir, kingdom fungi and animalia are totally heterotrophic, right? Exactly, totally heterotrophic fungi and animalia, totally autotrophic plantae. ठीक है, both scenes in the Monera and Protista are present. Is it clear? तो मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा बोथ ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक है। आप डायरेक्टली प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ रहे हो क्या? मुझे लग रहा है, देखो आपका बायोलॉजी क्लासिफिकेशन शुरू है क्या? हो गया क्या? हेलो Sir, we have done only the first chapter, the Which living one? world. ओके डन। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन अभी शुरू नहीं हुआ। ओके No, sir. ओके ओके सो दिस इज व्हाट द बेसिक। तो उसी में से मैंने बेसिक उठाया है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बेटा उसको यूज करना है प्लांट किंगडम इस चैप्टर में। सो एनीवे, अब मुद्दा आता है बेटा, चलो यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई कंफ्यूजन है क्या? No, sir. नो। तो बाकी No, जो sir. मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारी किंगडम के बारे में पूरी कहानी जो है आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में पढ़ने वाले। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थिंग्स व्हिच आर देयर इन दैट एंटायर चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे फोकस करते हैं हमारे क्रूशियल पॉइंट के ऊपर। वो कौन सा है? हमारा पॉइंट क्या है बेटा? वी आर जस्ट है ना हियर टू स्टडी दिस वन, किंगडम प्लांटी। यस और नो? अभी कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो इंसेक्टिवोरस प्लांट का क्या है? तो दैट इज व्हाट अनदर क्वेश्चन। यस और नो? इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में सुना है आपने? सर आप तो कह रहे हैं सारे Yes, sir. प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। ऐसा जेन्युइन क्वेश्चन है ना, बहुत ही जेन्युइन है। Yes, तो sir. है ना, तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, आई स्टिल से दैट ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, सारे ही प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट बेटा जो पैरासिटिक होते हैं जैसे कस्क्यूटा वगैरह, वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते। बट इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो बेटा वो ग्रीन होते हैं, उनके लीव्स ग्रीन होते हैं, दे डू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बट वो जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो होते हैं। जहां बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की कमी होगी ऐसी जगह पे बेटा वो प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो वो किसी इंसेक्ट को ट्रैप कर लेंगे, है ना, और उसको बेटा पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसका प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस प्रोटीन में से अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन सब निकाल लेंगे। तो जो भी सॉइल में डेफिशिएंसी है ना, वो अपने है ना इन क्रिएचर्स को ट्रैप करके वो पूरी कर लेते हैं। ठीक है, सो दे ग्रो इन द नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल बट दे आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। करेक्ट है? समझ रहे हो क्या? यस एवरीवन? Yes, Yes, sir.
सर बहुत उसका बढ़िया। एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप हो सकता है। बिल्कुल, व्हाई नॉट, 100%। Venus flytrap is the best example. Peacher plant is the best example, you know. तो सारे ग्रीन होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना, उनको देखना। अच्छा, वीनस आयन ने जैसे बोला वीनस फ्लाई, अरे वीनस फ्लाई ट्रैप को देखा है आपने? उसको देखो, अरे उसके बाजू बाजू में जहां पे वो एब्जॉर्ब करता है ना वो रेडिश होता है, और जो फिंगर्स है ना वैसे फिक्स करता है, वो ट्रैप को देखा है, पूरा ग्रीन होता है। हैव यू सीन दैट? अरे वो Yes, फ्लाई sir. ट्रैप देखा है, वो ग्रीन कलर का होता है भाई। यस यस सर, और नो? हाँ, उसको ऑब्जर्व करो आप लोग, सो इट्स ग्रीन, है ना। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं ना, पूछ लिया करो, है ना, ऐसे अफलातून क्वेश्चन दे, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव आंसर्स। क्लियर? सो देखो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया चीज हो गई बेटा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांटी के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे भाई प्लांटी के बारे में? चलो हम लोग बात करते हैं, है ना, क्या होता है प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी हम लोग है ना प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं तो पहली बात आती है यार उनके रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अभी रिप्रोडक्शन में है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो बेटा वो दो प्रकार है ना, दो चीजें बना सकते हैं। वो होता है बेटा, या तो वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं या तो वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पोर या तो सीड, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है या सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। ये एक तरीका, ये एक चीज है, ये एक बेसिक पॉइंट है जो हम समझ सकते हैं। सो बेसिकली चलो यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर मैं प्लांट्स को डिवाइड करना चाहता हूँ ना, तो प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड लाइक दिस। ठीक है, प्लांट्स को हम लोग फाइटा ये वर्ड यूज करते हैं। फाइटा मतलब प्लांट, PHYTA, फाइटा का मतलब प्लांट। फाइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ओके। प्लांट कैन बी ऑफ द टू टाइप्स, एक को कहते हैं हम लोग बेटा क्रिप्टोगैम्स और दूसरा होता है बेटा फेनेरोगैम। ये आपने क्लासिफिकेशन आपके लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, आई थिंक सो। यस और नो? Yes. पढ़ा। है ना। क्या मतलब होता है रे क्रिप्टोगैम का? मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब होता है हिडन सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और फेनेरो मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स ऑर्गन। तो बेटा Conspicuous मतलब कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो बहुत क्लियरली दिखाई दे, मैनिफेस्ट हो, उसको बोलते बेटा हम लोग कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स ऑर्गन एज वेल एज व्हाट द हिडन सेक्स ऑर्गन। जैसे एल्गी है, पानी में तैरने वाले है ना, शैवाल है, उनका सेक्स ऑर्गन किधर है आपको पता नहीं चलेगा, आपको माइक्रोस्कोप लेके ढूंढना पड़ेगा। यस और नो? बट बेटा आपको एक मैं बोलूं, या रोज है, एंजियोस्पर्म है, बड़े फ्लावर प्लांट है, तो आपको दिखाई देता है उसका फ्लावर। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। इज इट क्लियर और नॉट? इतना तो साफ है। Yes, यस, sir. हाँ। तो देखो क्रिप्टोगैम और फेनोरोगैम, बट उनको एक ढंग से और अलग वे से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो क्लासिफाई क्या है? देखो ये ओनली स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, बट फेनोरोगैम जो होते हैं वो स्पोर एंड सीड दोनों चीजें प्रोड्यूस करते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, हम लोग धीरे इवेंचुअली समझेंगे बेटा स्पोर और सीड में क्या डिफरेंस है, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, दोनों चीजों के बारे में देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया ओनली स्पोर, तो डेफिनेटली बेटा वो स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो है ना स्पोर और सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात हो गई कि क्रिप्टोगैम्स आर विदाउट सीड, ये भी लिख सकते हैं ना हम लोग। इनमें सीड बनता है क्या? नहीं है। और बेटा फेनोरोगम्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग? विद सीड, इनके पास सीड होता है। ये सादा सा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, Yes, sir. क्रिप्टोगैम एज वेल एज। ओके, नाउ देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखना चाहूंगा, है ना। इसमें कौन है? एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, और बच्चों टेरिडोफाइटा है। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये 1 2 3। ठीक है, ये तीन बेटा ग्रुप जो है हमें पढ़ने हैं इन दी क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, और बेटा इन दिस वन, ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है फेनोरोगैम्स में, हमें पढ़ना है बच्चों
जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, एज वेल एज व्हाट द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स, ये दो चीजें आती हैं इन केस ऑफ व्हाट द, इन केस ऑफ द व्हाट वी कैन से, बोलो, हेनेरोगैम्स, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दिस इज वन क्लास, ये एक क्लास हो गई बच्चों। ठीक है, नॉर्मल है, कोई डिटेल नहीं है, ये ज्यादा डिटेल है ये, ठीक है, आगे बहुत कुछ कार्यक्रम बाकी है, दिस इज नथिंग, ठीक। सो देखो, द पॉइंट इज वेरी सिंपल, ओनली स्पोर, विदाउट सीड, विथ सीड, ये नॉर्मल है। अब मैं इसको अलग वे से क्लासिफाई करता हूँ, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इज लाइक दिस, प्लांट को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे, ऐसे। क्या होता है बताओ, हम लोग बोलते हैं नॉन वेस्क्यूलर प्लांट, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट एंड वेस्क्यूलर प्लांट। अरे आप सर लोगों तो ने आपके मतलब प्लांट का फर्स्ट 9th 10th में पढ़ा है क्या, जाइलम फ्लोएम, Yes, sir. जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं ना। तो देखो, कुछ प्लांट है जिनमें कंडक्टिंग टिश्यू अब्सेंट है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स किसे कहते हैं हम लोग, उनको हम लोग कहते हैं बेटा, देखो यहाँ पे एल्गी, एल्गी और ब्रायोफाइटा, दीज आर द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट कौन कौन से हैं, वेस्कुलर प्लांट में 3 आ जाते हैं। अभी इधर बेटा टेरिडोफाइट ने अपना ग्रुप बदल दिया, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सारे बेटा है ना वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इजी, देखो ग्रुप बदल दिया ना। अब वो क्या पूछते हैं नीट वालों की, देखो नीट वालों की छलांग देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बाद में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। नीट वालों का क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम, बोलो आंसर बोलो। चलो क्रिप्टो, एग्जैक्टली Peridophyta. एग्जैक्टली, आपको दिखाई दे रहा है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम है, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता, स्पोर प्रोड्यूस करता है, इसके हिडन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। बट आपको दिखाई दे रहा है टेरिडोफाइटा बेटा वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है। सो आंसर फॉर दिस कि वेस्कुलर क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं, तो आंसर इज दिस टेरिडोफाइटा। पक्का, इज इट क्लियर, है ना? बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट सर। यही है बच्चों। आप बोलो। सर प्लांट का 4 डिवीजन है ना, मतलब क्रिप्टोगैम और नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर और वो एक और। 4 क्यों होंगे, 5 है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, 5 लोग हैं, ठीक है, 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, ये क्लासिफिकेशन हो सकता है ना। मैं कौन सा कैरेक्टर ले रहा हूँ ना, जेंडर लिया तो अच्छा 2 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला चश्मे पहने हैं क्या, तो बोले हाँ 4 लोगों ने चश्मे पहने, एक ने नहीं पहना। सो विच कैरेक्टर आई एम कंसिडरिंग, उसके हिसाब से बेटा ग्रुप बदल जाता है। जब मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि सीड है कि नहीं है, तो बेटा है ना 3 इधर हो गए 2 उधर हो गए, करेक्ट है। जब मैं ये कंसिडर करता हूँ यार है ना जाइलम फ्लोएम वेसल्स है कि नहीं है, तो बेटा 2 इधर हो गए 3 वेस्कुलर में चले गए। इट्स सिंपल, इज इट सिंपल और नॉट? यस सर। है ना, ये उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखो। हम 5 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उनको अब अलग अलग ग्रुप में डालने की कोशिश करते हैं। वन अदर ग्रुप, ठीक है, एक और ग्रुप। देखो हम लोग, हमारी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है रे, मैं ये था, मैं वो था, मैं बचपन में इधर जाता था, ये करता था, ठीक है। दादाजी लोग एकदम पुराने पुराने लोग बड़ी कहानी सुनाते हैं, ठीक है। तो उनको पूछो दादाजी आप कितने छोटे थे तब से कहानी शुरू हुई, सो आंसर क्या आता है बेटा? आंसर आता है मैं जाइगोट था,
मैं जाइगोट था, सिंगल सेल था, पहले डिवाइड किया, 2 सेल का बना, वहां से कहानी शुरू होती है। आपको समझ में आती है बात? मतलब यहाँ पे बेटा जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी शुरुआत बेटा जाइगोट से होती है, और जाइगोट के बाद में एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर वो बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से ही जो भी एडल्ट स्ट्रक्चर है हमें मिलता है। ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट। अभी क्लियर है? Yes, sir. टेरिबली क्या होता है? सो देखो, जाइगोट देन इट विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो एंड देन द अडल्ट बॉडी। सो बेटा प्लांट्स में 2 टाइप आते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एम्ब्रियो बनता ही नहीं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एम्ब्रियो बनता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड। मतलब जो 5 ग्रुप है उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। वन ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट? द थैलोफाइटा, जिसमें एम्ब्रियो बनता नहीं, एंड अनदर ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट? द एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा में 4 लोग आएंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इज इट क्लियर? सर मतलब देखो बेटा ब्रायोफाइट ने भी ग्रुप बदल कैटेगरीज दिया। है ना? क्या बेटा? तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें आप वो सब बायोफाइट डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज करके मैं उनको क्लासिफाई कर रहा हूँ। मतलब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बता रहे ना सर? बिल्कुल, मैं बहुत सारी, बिकॉज वी आर लर्निंग कंपटीशन, वी आर नॉट सब्जेक्टिव हियर। ठीक है, अब मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँ, थैलोफाइटा का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थैलोफाइटा? थैलोफाइटा का मतलब है कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ना कभी रूट बनता है ना एम्ब्रियो नहीं शूट होता होता है, कुछ नहीं होता। रूट, शूट, स्टेम, लीव्स ऐसा कुछ भी नहीं बनता, उसको मैं थैलोफाइटा बोलता हूँ। आप एल्गी देख लो, एल्गीज आर थैलस। थैलस मतलब बॉडी इज वेरी सिंपल, फ्लैट। ठीक है, सो बेटा थैलोफाइटा आर विदाउट एम्ब्रियो, मतलब उसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो नहीं बनता, एंड सो दैट इसमें जो एग्जांपल आता है वो ओनली वन एग्जांपल है, दैट इज व्हाट? द एल्गी। आर यू श्योर? ठीक है, एल्गी इज द एग्जांपल। तो अगर बेटा मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँ, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना? विच इज द non-vascular embryophytic cryptogam? बताओ आंसर क्या होगा? जिसमें ना वेसल्स नहीं होते बट एम्ब्रियो बनता है और वो क्रिप्टोगैम है, बताओ कौन है? ब्रायोफाइटा। Exactly. ब्रायोफाइटा सर। So unless and until I know this different types of the classification, can I answer this type of the question? मुझे पता होना चाहिए कौन वैस्कुलर है कौन नॉन वैस्कुलर है, मुझे पता होना चाहिए कौन एम्ब्रियोफाइटिक है कौन नॉन एम्ब्रियोफाइटिक है, मतलब थैलोफाइटिक है, मुझे पता होना चाहिए कौन क्रिप्टोगैम है कौन फेनोरोगैम है। यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस, इट्स वेरी सिंपल, इसमें क्या इतना टेरिबल कुछ भी नहीं है, इट्स अ सिंपल क्लासिफिकेशन, जस्ट अ सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इफ यू मूव फर्दर, जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं, विच इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्क्यूलर प्लांट? क्या आंसर होगा? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्क्यूलर। देखो अगर हम इवोल्यूशन की माने तो पहले एल्गी आए, फिर ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर एंजियोस्पर्म्स आए। तो बेटा पहले कौन आया? पहला वैस्कुलर प्लांट कौन है?
इट्स अ टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो देखो बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ टेरिडोफाइट में पहली बार आपको है ना जाइलम फ्लोएम देखने को मिलते हैं। ठीक, बट अगर यही क्वेश्चन नीट में आपसे पूछूं मैं, विच इज द फर्स्ट लैंड प्लांट्स मतलब जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से हैं, तो फिर इसका आंसर आता है बेटा एल्गी। अच्छा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। बिकॉज एल्गी एब्सोल्युटली बेटा एक्वेटिक होते, पानी में रहते हैं। दे आर एब्सोल्युटली एक्वेटिक, मतलब वो पानी में ही पाए जाते हैं, दे आर इन द वाटर। ठीक है, एल्गी आर एब्सोल्युटली इन द वाटर। सो तो बेटा ब्रायोफाइट पहले लैंड प्लांट है जो जमीन पे आए, बट उनमें वैस्कुलर नहीं था। तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत सिंपल है। अगर मैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलता हूं तो ब्रायोफाइट आंसर आता है, बट मैं ये बोलता हूं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट, तो मेरा आंसर आता है टेरिडोफाइटा। फिर से पूछूं क्वेश्चन, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट, तो आंसर क्या होगा? Pteridophyta. बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ऐसा फर्स्ट प्लांट ग्रुप बताओ जिसमें पहली बार एम्ब्रियो बना। टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, नाम में ही है बेटा, एम्ब्रायो, ब्रायो। यहाँ पे क्या लिखा है, एम्ब्रियोफाइटा में सबसे पहला नंबर किसका है? ब्रायोफाइट का। वैस्कुलर प्लांट में सबसे पहला नंबर किसका है? टेरिडोफाइट का। यस और नो? दिस शुड बी अंडरस्टूड। ये धीरे धीरे सर आएगा बेटा, वैस्कुलर मतलब जिसके पास जाइलम फ्लोएम जाइलम दोनों फ्लोएम होता है। वैस्कुलर बंडल, सो वो बेटा वैस्कुलर प्लांट होते हैं। ओके ओके। श्योर? सर जो वेल्सिनेरिया है वो एल्गाई के इसमें आ सकता है? क्या बेटा, कौन सा? वेल्सिनेरिया प्लांट है ना जो पानी में होता है, वो एल्गाई के इसमें है ना? नहीं देखो, जितने भी प्लांट्स पानी में रहते हैं वो एल्गी नहीं है, बट जितने भी एल्गी है बेटा वो ज्यादा, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर एक्वेटिक। ठीक है, there are lot of different see there are 0.5 million different types of the plant exist on earth। 0.5 million बहुत होते हैं यार। yes or no? बहुत ज्यादा हो जाता है, ये तो अति हो गया। ओके, सो राइट नाउ मैं आपसे बेटा सिंपल ये बोलना चाहता हूँ, क्या बेटा प्लांट्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं बताओ? प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए, बोलो, they are the cryptogams or the phanerogams। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है, बोलो? हिडन सेक्स ऑर्गन्स। फेनोरोगैम्स का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, मैनिफेस्टिंग। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? Spores. स्पोर। ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? स्पोर एज वेल Spores एज and seeds. सीड। बोथ। तो इनको हम लोग एक और नाम देते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों स्पर्मेटोफाइटा। क्या कहते हैं इनको हम लोग? स्पर्मेटोफाइटा। क्या मतलब है स्पर्मेटो? स्पर्मा मतलब, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो सीड बियरिंग प्लांट को ही हम लोग स्पर्मेटोफाइटा ऐसा वर्ड यूज करते हैं। इज इट क्लियर? इजी है ना, बहुत आसान है। या तो अगर हम ऐसे देखा जाए बेटा, प्लांट्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का क्या मतलब है बताओ बताओ? जिसमें एम्ब्रियो नहीं होता। जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स ऐसे बाइफर्केशंस होते हैं क्या? थैलोफाइटा में नहीं होते, है ना। इसके अलावा दूसरा कौन सा है बच्चों? एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा के दो टाइप है बच्चों। क्या दो टाइप है बता दो? एक होता है जिसको बोलते हैं एट्राकिएटा, और दूसरे को बोलते हैं बेटा ट्राकिएटा। नाउ दिस इज अ वेरी डिफरेंट। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जाइलम फ्लोएम के जो ट्यूब्स है उसको हम लोग, ये पाइप्स होती है, पाइप्स को हम लोग वर्ड यूज करते हैं बेटा ट्रकी।
या तो ट्रकीड्स। ठीक है, तो एम्ब्रियोफाइटा में अट्रकिएटा का मतलब ही क्या है बेटा? नॉन वेस्क्यूलर। कौन है रे नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट? बोता ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो तो जरूर बनता है बट कोई जाइलम फ्लोएम ट्रकीड्स नहीं प्रेजेंट होते। इज इट क्लियर? ट्रकिएटा, सर टकीट्स मतलब स्टेम। ट्रकीड्स का मतलब बेटा पाइप, जाइलम फ्लोएम ट्यूब, जाइलम फ्लोएम। ठीक ओके है, हाँ, नॉन वेस्कुलर है। ब्रायोफाइटा और ट्रकिएटा में आते हैं क्योंकि उनमें कोई ऐसा पाइपलाइन नहीं होता बीच अंदर पानी लेके जाने के लिए, मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए। बट ट्रकिएटा यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डेफिनेटली। ये सर नो, ठीक है। सो दिस ट्रकिएटा में डेफिनेटली बेटा अब आते हैं दो चीजें। ट्रकिएटा कैन बी क्लासिफाइड एज दिस वन। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट जो है, वेस्कुलर प्लांट है ना ये, ट्रकिएटा मतलब बच्चों वेस्कुलर प्लांट है ना, जिनमें जाइलम फ्लोएम बनते हैं। इसमें आता है बेटा, यहाँ पे आता है बेटा, एक तो होते हैं स्पोर वाले, स्पोर प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट जो है क्रिप्टोगैम है, उसका नाम है बेटा टेरिडोफाइटा। और दूसरा ग्रुप आता है बेटा स्पर्मेटोफाइटा जो कि सीड बियरिंग है। ठीक है, जिसमें सीड आते हैं। तो सीड आते हैं तो इसमें दो चीजें हो गई। एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब होता है नेकेड। ठीक है, इनका सीड नेकेड है, इनके है ना फ्रूट नहीं बनता है ना, डायरेक्ट ओपन सीड होता है। बट एनजीओ का मतलब होता है क्लोज्ड। एनजीओ का मतलब होता है क्लोज्ड। ठीक है, इनमें बेटा जो सीड होता है ना, सीड सीड इज कोटेड बाय द फ्रूट, है ना, सीड के ऊपर बेटा फ्रूट होता है। सो एनजीओ मींस बेटा क्लोज द सीड। इज इट क्लियर? सो दिस इज द सर क्लासिफिकेशन। जिम्नोस्पर्म का वन एग्जांपल। बहुत सारे हैं, एंटायर जिम्नोस्पर्म पढ़ने वाले हम लोग डिटेल में। डोंट बी इन हरी। ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग, डोंट वरी अबाउट। एग्जाम्पल तो एल्गी से शुरू करेंगे हम लोग, वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, ऑल। यस, सारी चीजें डिटेल में, उनके एग्जाम्पल्स, उनके लाइफ साइकिल, ये सब जो एनसीईआरटी में जितना दिया है और जितने एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है ना? सो सी दिस इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्या? पूछ लो, बढ़िया, एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। सो अब प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ हमेशा जो है क्लास के एंड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत हो चुकी है ऑनलाइन में, क्या है ना, बस हो गया अभी ऐसे। क्लासरूम में ऐसा नहीं होता। ठीक, there must be some seriousness regarding this. If you are disconnected, you can reconnect, no problem at all. So यहाँ पे बच्चों थोड़ा ध्यान देना है। अब जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, that concept is really important to understand this entire chapter. पूरे चैप्टर को अगर हम बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट को आपने कभी भूलना ही नहीं है। तो क्या कंसेप्ट है बेटा? थोड़ा ध्यान से हम लोग ये हमेशा याद रखें कि हमें 5 ग्रुप पढ़ने हैं। एक है एल्गी, एक है ब्रायोफाइट, एक है टेरिडोफाइट, एक है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो 11वीं में भी है, 12वीं में भी। एंजियोस्पर्म का अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे 3 चैप्टर उसको होल डेडिकेट किए गए। ठीक है, दैट इज देयर। तो बच्चों मुद्दा क्या है कि हमें पहले तो समझना पड़ेगा कि यार ये लाइफ साइकिल्स को क्या कैसे समझे। लाइफ साइकिल को हमें समझना पड़ेगा, और जब हम लोग लाइफ साइकिल को समझते हैं, ठीक है, तो लाइफ साइकिल, सेक्सुअल लाइफ साइकिल प्लांट्स के जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको हमें क्लियरली समझना है। उसका बेसिक मैं यहाँ भी बनाने जा रहा हूँ। बेसिक, बहुत बेसिक है बच्चों। सपोज बेटा ये है मेल गैमेट,
नॉर्मल है, मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड है एन। अब यहाँ हैप्लॉइड मतलब ही मोनोप्लॉइड है ना, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इसको हैप्लॉइड बोलते हैं आप लोग, ठीक है। देन दूसरा बच्चों फीमेल गैमेट है जो कि बेटा हैप्लॉइड है। अब इनके बीच में यूनियन होगा, फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग ना सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, सिन मतलब फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, सिनगैमी, या इसे मैं फर्टिलाइजेशन कहता हूँ। इससे क्या मिलता है, डिप्लॉइड कंडीशन होगी। एन और एन को अगर आप फ्यूज करोगे तो यू विल गेट दिस 2n, करेक्ट है, समझ गए, एन 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 2n। इसको हम लोग बोलते बेटा सादी भाषा में जाइगोट, पक्का। ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही है ना फ्लो है, नॉर्मल फ्लो है जो हमें सबको पता है। दो मेल गैमेट फ्यूज, दो मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे एंड देन देयर विल बी द फ्यूजन एंड द रिजल्ट विल बी जाइगोट, ठीक है। बट यहाँ से जो चीज शुरू होती है वो हर एक प्लांट ग्रुप में थोड़ी थोड़ी अलग है, इसीलिए 3 प्रकार के लाइफ साइकिल हमको समझने हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। एक जो लाइफ साइकिल है उसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा लाइफ साइकिल है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और तीसरा जो टाइप हम लोग समझेंगे वो होगा बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइफ साइकिल्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो आज बेटा बेसिकली हम लोग ये दो जो है ना हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम रिपीट करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आल्सो। तो चलो फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं। पहला अटेम्प्ट ये है बच्चों, मैंने क्या किया यहाँ पे डायग्राम बना दी। ये देखो, ये एक गैमेट है और ये एक गैमेट है, 2 गैमेट है, ठीक है। ये 2 गैमेट जब एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे तो मुझे यहाँ पे बेटा 2n मिलेगा जिसको मैंने कहा जाइगोट, नॉर्मल है। सेम चीज मैं यहाँ पे बना देता हूँ अगेन ना। ये देखो, ये गैमेट है, ये गैमेट है, 2 गैमेट बेटा फ्यूज होते हैं, सिनगैमी हुई, हमें क्या मिलता है बेटा, बोलो, जाइगोट मिलेगा जो कि कैसा है, डिप्लॉइड है। क्या प्रोसेस हुई, सिनगैमी। यहाँ पे क्या हुआ, सेम। सर ये क्या है, आप 2 बार वही एक ही चीज बना रहे हो ना, थोड़ा ध्यान से समझना। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनने के बाद तुरंत बेटा मियोसिस करते हैं, तुरंत बेटा मियोसिस करते हैं, ठीक है, मियोसिस डिवीजन करते हैं। और इसके वजह से उनमें जो एडल्ट बॉडी बनती है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, ठीक है। सी दिस इज वेरी सिंपल। जाइगोट बना, जाइगोट ने तुरंत मियोसिस किया तो जो एडल्ट बॉडी बनती है बेटा वो हैप्लॉइड बनती है, ठीक है। सम प्लांट्स आर देयर, उनका जाइगोट माइटोसिस करता है। माइटोसिस क्योंकि माइटोसिस इज इक्वल डिवीजन, जो एडल्ट बॉडी होती है बेटा उसमें वो हमेशा डिप्लॉइड होगा। जैसे हमारे केस में भी होता है, ह्यूमन बीइंग्स के केस में भी होता है, हमारा जाइगोट बेटा डिप्लॉइड होता है, फिर वो इतनी बार माइटोसिस करेगा कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वाली अडल्ट बॉडी बन जाती है, यस और नो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर ये एडल्ट बॉडी अगर गैमेट्स बनाना चाहती है तो वो क्या करेगा, माइटोसिस या मियोसिस? 2n से n आना है तो क्या होगा, माइटोसिस या मियोसिस? Meiosis, because it is division. Meiosis. एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बेटा यही पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए, ओके, इट्स वेरी सिंपल। बट बेटा अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये एडल्ट खुद हैप्लॉइड है और वो गैमेट बनाता जरूर है, बट अगर इसको अगर गैमेट बनाना है तो ये क्या करेगा, माइटोसिस या मियोसिस? जैसे 2n से 2n बनना माइटोसिस से, वैसे ही n से n इक्वल डिवीजन है, जितना पेरेंट सेल में है उतना ही डॉटर सेल में आएगा, चाहे वो हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही आएगा, डिप्लॉइड तो डिप्लॉइड आएगा, ट्रिप्लॉइड है ना, 3n वाला अगर माइटोसिस करेगा तो 3n ही बनेगा, 4n वाला माइटोसिस करेगा तो जितना पेरेंटल प्लॉइडी है उतना ही बेटा डॉटर में प्लॉइडी आता है। क्लियर है क्या?
तो अगर एडल्ट बेटा हैप्लॉइड है तो उससे अगर हैप्लॉइड गैमेट बनता है क्या? हाँ बनता है, बट कौन सी प्रोसेस से बनेगा? इज इट क्लियर? नहीं समझा सर। इसमें कोई देखो बहुत सिंपल है बच्चों, है ना। माइटोसिस क्या है, मैंने यही क्लियर किया। माइटोसिस का मतलब है इक्वल डिवीजन। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं, जितनी प्लॉइडी पेरेंट सेल की होती है, उतना ही डॉटर सेल में आना, इसको मैं माइटोसिस कहता हूँ। अगर सपोज, है ना, पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉइड ही होंगे। अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है, मोनोप्लॉइड है, तो डॉटर सेल भी मोनोप्लॉइड होंगे। अब बेटा अगर मोनोप्लॉइड गैमेट बनाने हैं और अगर एडल्ट भी मोनोप्लॉइड ही है, ठीक है, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन भी मोनोप्लॉइड आएंगे, तो बेटा उससे जो भी प्रोसेस होगी माइटोसिस होगी, है ना। एडल्ट बॉडी, हैप्लॉइड एडल्ट बॉडी अगर हैप्लॉइड ही गैमेट बनाना चाहती है तो माइटोसिस करेगा। इज इट क्लियर Yes, sir. एवरीवन? किसी को है जो समझ में नहीं है? बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है। देखो, है ना, माइटोसिस और मियोसिस में सादा डिफरेंस है, बहुत सादा। सर वो जाइगोट क्या से एडल्ट मियोसिस करता है, फिर माइटोसिस कैसे करता है? हमें क्या समझ- क्या करेगा ना, व्हाई नॉट। देखो यहाँ पे मैं सिंपल बता देता हूँ। ये देखो, ये एल्गी का एक बेटा, है ना, ये एल्गी के सेल्स है, ये सारे हैप्लॉइड है, सारे हैप्लॉइड है, सारे हैप्लॉइड, ठीक है। इस सेल में से ये वाला जो सेल है, इसने, है ना, इसने इस तरह से आउटग्रोथ कर लिया और इससे नया सेल बन गया, डिवाइड हो गया ये सेल, ये सेल, तो दो सेल बने, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। नाउ यही सेल बेटा वर्क एज ए गैमेट, ठीक है। मतलब अगर कोई एन सेल है, ये जब डिवाइड होगा तो दो सेल बनाएगा, एन और एन ही, क्योंकि उसने माइटोसिस किया, हाँ ठीक है। तो ये एक सेल उसके बॉडी का सेल बन गया, दूसरा सेल बेटा एज ए गैमेट बिहेव कर रहा है। इज इट क्लियर? हाँ सर। इजी है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू नो। सो अगर हम लोग इस चीज को इस तरह से समझते हैं, दिस इज वेरी सिंपल, तो बेटा डिफरेंस देखना, दोनों के लाइफ साइकिल में डिफरेंस देखो। अभी मैं सिर्फ सादे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि इसीलिए मैं इसको बार बार नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट करने वाला हूँ। मैं सादे क्वेश्चन पूछता हूँ। बेटा पहली जो डायग्राम है उसमें, फर्स्ट डायग्राम जो है उसमें मियोसिस कब हुआ? जायगोट में मियोसिस हुआ। और बेटा जो दूसरी डायग्राम दिखाई दे रही है उसमें मियोसिस कब हुआ? गैमेट बनाने के लिए मियोसिस हुआ। आपको दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. sir. यस। तो मैं दो टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना, है ना। वन टाइप है जिसको मैं कहता हूँ बेटा जाइगोटिक मियोसिस, और जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनिक मियोसिस। इज इट क्लियर? ठीक है। यहाँ पे गैमेट बनाने के लिए मियोसिस हो रहा है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? गैमेटोजेनिक मियोसिस, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जाइगोट में ही मियोसिस हो रहा है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? जाइगोटिक मियोसिस। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है, Yes, दो sir. डिफरेंट चीजें हैं, आराम से देखो। अब क्या है, इसकी जो लाइफ साइकिल है ना, ये प्लांट जो होते हैं इनके जिंदगी में सब कुछ बेटा हैप्लॉइड है। मतलब पूरी एडल्ट बॉडी हैप्लॉइड होती है, सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड बनते हैं, ठीक है, उसके गैमेट्स हैप्लॉइड बनते हैं। बस जिंदगी में इसके लाइफ में एक ही चीज डिप्लॉइड बनती है, वो है जाइगोट। तो कौन डोमिनेंट है? हैप्लॉइड डोमिनेंट है, ठीक है। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। डन। हैप्लॉन्टिक क्यों कहा बच्चों? क्योंकि इसके लाइफ साइकिल में जो कुछ भी हमें दिखता है, पानी में जो शैवाल तैर रहा है ना, एल्गी जो पानी में दिख रहा है आपको, बेटा वो पूरा हैप्लॉइड है। उसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स आते हैं वो हैप्लॉइड है। उसके जो गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड है। उनके जीवन में, उनके लाइफ में, पूरे जिंदगी में एक ही चीज डिप्लॉइड आती है, वो जाइगोट। वो तुरंत फिर मियोसिस कर देता है जाइगोट बनते ही। मतलब बेटा उनकी पूरी जिंदगी में डोमिनेंस किसका है? हैप्लॉइड स्टेज का। करेक्ट है क्या? Yes, sir. इसीलिए उसके लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ कंसिडर हिज दिस डायग्राम, नीचे वाली डायग्राम को देखो। इसके लाइफ साइकिल में
इसमें जो रूट, स्टेम, लीफ आएंगे वो सारे डिप्लॉयड होंगे, फ्लावर आएंगे डिप्लॉयड होंगे, फ्लावर के अंदर एंथर्स आएगा, स्टेमेन आएगा, गाइनोशियम आएगा, कार्पेल आएगा, पिस्टिल आएगा, सब डिप्लॉयड होगा, सब कुछ, इवन उसका जायगोट डिप्लॉयड है। इनके जिंदगी में बस एक ही चीज हैप्लॉयड बनती है, वो है गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ओनली वन थिंग दैट इज हैप्लॉयड, बाकी सब कुछ डिप्लॉयड होता है। तो डोमिनेंट फेज क्या है इसके लाइफ साइकिल में? डिप्लॉयड। यस और नो? तो इस लाइफ साइकिल को मैं क्या बोलता हूँ? डिप्लॉयड लाइफ साइकिल। आपके आजू बाजू में बेटा जो पेड़ पौधे हैं, एंजियोस्पर्म्स, जिनको फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, आप लोगों ने क्रिसमस ट्री देखा होगा, तो इसका मतलब आपने जिम्नोस्पर्म देखा है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, इनकी बेटा लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। इनका पूरा जो भी बॉडी पार्ट हमको देखने को मिलता है आजू बाजू में, जो हमारे सामने होते हैं, वो सब डिप्लॉयड होते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड होते हैं, इनका जाइगोट डिप्लॉयड होता है। इनके जिंदगी में बस एक चीज हैप्लॉयड बनती है, और वो क्या है बेटा? गैमेट। इसलिए इनके लाइफ साइकिल को मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. ठीक है। यहाँ देखो बेटा, जितने एल्गी देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल एल्गी, इवन बेटा जितने फंजाई देखने को मिलेंगे, जो फंजाई आप लोग पढ़ने वाले हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो, ठीक है, दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इनके जीवन में जो भी एल्गी, फंगस का माइसेलियम हमें दिखाई देता है, वो सब कुछ बेटा हैप्लॉयड होता है। उनकी एडल्ट बॉडी हैप्लॉयड होती है। उनके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन, जो गैमेटेंजिया बनते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं। उनके गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं। उनके जीवन में सिर्फ एक ही चीज डिप्लॉयड बनती है, वो है जाइगोट। जाइगोट के अलावा कोई चीज डिप्लॉयड नहीं होती। इसीलिए बेटा डोमिनेंस इज ऑफ द हैप्लॉयड जनरेशन, सो इट इज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एल्गी का इज एन एग्जांपल ऑफ द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. क्लियर है क्या इतना? Yes, sir, clear. ठीक, सारे बच्चे नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल पॉइंट है. अब बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जांपल कौन से होते होंगे बता दो आप. 5 में से आपको 3 तो यहाँ निकल लिए, 2 कौन बचे हैं बताओ. Bryophyta and Pteridophyta. Exactly, haplodiploidic life cycle is seen in case of the bryophyte as well as the pteridophyta. तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेटली इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि यार ये हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल क्या है. बट उससे पहले मैं आपसे है ना ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. अगर मैं आपको कभी ये कहूं कि गैमेटोजेनिक मियोसिस हो रहा है, तो बेटा आपके दिमाग में कौन सा लाइफ साइकिल आना चाहिए इन तीनों में से? 1 2 3. अगर मैं ये कहूं गैमेटोजेनिक है ना मियोसिस हो रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अगर ये मैं कहूं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो कौन सा मियोसिस आपके दिमाग में आना चाहिए? जाइगोटिक. दैट्स इट, वेरी गुड. तो बच्चों यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन करता हूँ. देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोजेनिक मियोसिस होता है. और जब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है तब आता है बेटा स्पोरिक मियोसिस. तो बेटा ये स्पोरिक मियोसिस क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, जाते जाते बेटा आज का क्लास ये क्लोज करते करते बेटा मैं आपको सादे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, है ना. वंस मोर देखो मुझे बताओ, गैमेटोजेनिक मियोसिस मतलब कौन सा लाइफ साइकिल होगा? बोलो. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. वेरी गुड, वेरी गुड. जाइगोटिक मियोसिस अगर मैं कहता हूं तो कौन सा लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है? हैप्लॉन्टिक. और अगर मैं स्पोरिक मियोसिस कहूंगा, स्पोरिक मियोसिस, तो विच लाइफ साइकिल? Haplodiploid. ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है और गैमेटोजेनिक क्या होता है, बट यू डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोरिक, क्योंकि स्पोरिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. मैं एक बहुत सादा सिंपल बेटा यहाँ पे एक सादा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. सपोज अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है,
उसका जनरेशन डिप्लॉयड जनरेशन है, वो हैप्लॉयड जनरेशन लाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, कौन सी प्रोसेस करेगा? मायोसिस। एग्जैक्टली, ठीक है। बट अगर बेटा, अगर सपोज कोई ऑर्गेनिज्म अपने हैप्लॉयड जनरेशन में है, हैप्लॉयड स्टेज में है, और बेटा वो अपनी डिप्लॉयड स्टेज लाना चाहता है, तो वो क्या करना चाहिए उसे? Mitosis. माइटोसिस। माइटोसिस नहीं करेगा, क्योंकि एन से एन बनेगा माइटोसिस में, हमेशा याद रखना। मियोसिस। मियोसिस तो बनेगा नहीं, 2n से n बनाने के लिए मियोसिस होगा। Fertilization. एग्जैक्टली, उसको सिनगैमी ही करनी पड़ेगी, दूसरा चारा ही नहीं है। अगर n है तो n को 2n बना करके यूनाइट करा देने पड़ेंगे, तभी है ना। इसीलिए मेल गमिट फीमेल गमिट बनाएगा, और मेल गमिट और फीमेल गमिट बना करके उसका फ्यूजन करा करके डिप्लॉयड स्टेज आ सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस, मतलब देखो अभी नॉर्मली है ना, एक डिप्लॉयड को हैप्लॉयड बनने के लिए मियोसिस होना चाहिए, और एक हैप्लॉयड को अगर डिप्लॉयड बनना है तो सिनगैमी, मतलब ये फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग। इज इट क्लियर और नॉट? बेटा ये बेसिक मैंने बिल्कुल सादा बेसिक यहाँ पे छोड़ दिया है। इसी बेसिक को पकड़ के हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या बेटा ये स्पीड सही है आपके लिए, कि थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा स्लो हो गया? क्या सोचते हो आप लोग? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सबके लिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम लोग है ना ये चीजों को आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे। आपके क्वेश्चंस रेडी है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं आज, ठीक है। आपको बेटा बहुत सारे कंसेप्ट्स मैंने सेटल करने की कोशिश की है, हम लोग धीरे धीरे यही कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Thank you very much, sir. सर आप नोट्स भेजोगे ना ग्रुप में? हाँ हाँ, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।